Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this Fast Track to 50 सीरीज। सो दोस्तों फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज के थ्रू हम लोग 25 सेशंस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के लिए उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट आप लोग एटलीस्ट 50 मार्क्स स्कोर कर पाएँ अपने आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर भी। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम डिपॉजिट्स के बारे में गाइस। तो देखिए टाइम डिपॉजिट्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। अब देखिए हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टाइम डिपॉजिट्स। इस टॉपिक से हम लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। जैसे मई 2025 के अंदर ही हम लोगों ने देखा कि भाई जो फॉर्म 15H विच इज़ अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन जो था वो देखने के लिए मिला। तो मतलब जो भी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं आप लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। सो आप लोग इस सीरीज़ के साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहें सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाएँ और ये इंश्योर कर पाएं कि भाई एटलीस्ट आप लोग 50 मार्क्स जो स्कोर कर लें आउट ऑफ 100 मार्क्स इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस टाइम डिपॉजिट्स की अगर बात की जाए तो टाइम डिपॉजिट्स बेसिकली पार्ट बनते हैं डिपॉजिट प्रोडक्ट्स का, और डिपॉजिट प्रोडक्ट पार्ट बनते हैं लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का भी। अब देखिए इसको एक थोड़ा इसकी एक बेसिक एक हम लोग जो फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि वाई दिस इज हैपनिंग, कि भाई हमारे जो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं वो रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट क्यों बनते हैं। तो देखिए क्योंकि डिपॉजिट प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स मतलब जहां पे जो कस्टमर्स हैं उनके द्वारा कुछ फंड डिपॉजिट किया जाता है और बदले में जो बैंक है उसके द्वारा कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि भी देयर इज आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द बैंक साइड, जिस वजह से ये जो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट बोल देते हैं। अब डिपॉजिट प्रोडक्ट्स दो तरह के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो था वो डिमांड डिपॉजिट्स दैट इज कासा डिपॉजिट्स के बारे में बात की थी। आप लोग अगर पहली बार हमारे साथ इस सेशन के ऊपर इस सीरीज के अंदर जुड़ रहे हैं तो वो वाला सेशन जरूर देख लें भी। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम डिपॉजिट्स के बारे में। तो देखिए गाइस टाइम डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है इन टर्म्स को। अब ये जो टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट, इनको टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट बोला क्यों जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर जो फंड डिपॉजिट किया जाता है कस्टमर के द्वारा उस फंड को एक फिक्स ड्यूरेशन, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है गाइस। तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाइम डिपॉजिट बोल रहे हैं। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टाइम डिपॉजिट जिसका पार्ट बनते हैं फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट, इनके ऊपर भी कस्टमर को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है बैंक को, तो जिस वजह से देयर इज आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द बैंक, सो दीज ऑल्सो बिकम्स अल्टीमेटली द पार्ट ऑफ रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स भी। ध्यान रखना, इंटरलिंकेज को समझने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। आफ्टर दैट अब हम लोग इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए टाइम या फिर जो टर्म डिपॉजिट्स हैं उनको एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए डिपॉजिट किया जाता है, उनके अंदर जो फंड डिपॉजिट किया जाएगा, और ऑन डिमांड फंड को विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोग सेविंग्स अकाउंट के केस में, करंट अकाउंट के केस में ऑन डिमांड फंड को विड्रॉ कर सकते हैं ना, वैसा हम लोग नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ दीज टाइम डिपॉजिट्स भी। इसके बाद अब ये जो हमारे टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट हैं, कब इनको जो है वो ओवरड्यू डिपॉजिट बोल दिया जाएगा, तो अगर हम लोग फंड को विड्रॉ नहीं करते हैं ऑन द मैच्योरिटी डेट, तो उस केस में ये डिपॉजिट्स क्या हो जाएंगे, ओवरड्यू डिपॉजिट्स हो जाएंगे भी। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि भाई आप लोगों ने 10 लाख रुपए की जो है वो एफडी करवा दी 10 साल के लिए 2026 के अंदर। अब 2036 के अंदर ये जो एफडी है मैच्योर हो जाती है। अब ये एफडी जब मैच्योर होती है तो आप लोगों ने जो था वो फंड को विड्रॉ नहीं किया इस एफडी से, ठीक है, तो उस केस में 2036 के अंदर अगर आप लोग इस एफडी के मैच्योर होने पे फंड विड्रॉ नहीं करते हैं इस एफडी में से, तो इस डिपॉजिट को क्या बोल दिया जाएगा, ओवरड्यू डिपॉजिट बोल दिया जाएगा। अब जो ओवरड्यू डिपॉजिट है दैट इज जनरली अ डिमांड डिपॉजिट।
ओवरड्यू डिपॉजिट जब एक पर्टिकुलर टाइम डिपॉजिट को हम लोगों ने घोषित कर दिया तो उसके बाद उसको डिमांड डिपॉजिट की तरह माना जाएगा। मतलब उसके ऊपर अब एफडी वाला इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आप लोगों को, अब आप लोगों को डिमांड डिपॉजिट जो सेविंग्स अकाउंट वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया जाएगा फिर। ठीक है, अब जनरली अगर हम लोग बात करें तो टर्म और जो टाइम डिपॉजिट्स हैं ये हाई यील्डिंग प्रोडक्ट हैं, एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इन टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट्स के केस में। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है जो कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है वो मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जनरली जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब जो क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। इसका मतलब क्या है कि भाई एक क्वार्टर में जो इंटरेस्ट फर्स्ट क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है उसको री इन्वेस्ट कर दिया फॉर द सेकेंड क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है उसको इन्वेस्ट कर दिया फॉर द थर्ड क्वार्टर। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है उसको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर री इन्वेस्ट कर दिया जा रहा है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, जिस वजह से एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कस्टमर यहाँ पे रिसीव कर पाता है भी। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर फिक्स्ड सम जो डिपॉजिट किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा हर महीने। मतलब आप लोग जो खासकर जो इंडिविजुअल जिनके पास एक रेगुलर फॉर्म के अंदर जो है वो इनकम आ रही है उन इंडिविजुअल्स के द्वारा हर महीने कुछ अमाउंट जो है वो डाल दिया जाता है इन द रेकरिंग डिपॉजिट, सो दैट उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम अर्न की जा सके भी। अब एडवांटेज क्या है रेकरिंग डिपॉजिट का कि हाई रिटर्न्स यहाँ पे हैं। जो एफडी के ऊपर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है लगभग वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को जो है वो रेकरिंग डिपॉजिट के केस में भी देखने के लिए मिलता है। तो जो सैलरीड क्लास इंडिविजुअल हैं उनके द्वारा जब फंड डिपॉजिट किया जाता है, जैसे मान लो 5,000 रुपये हर महीने मैंने जो है वो आरडी कर दी, अब हर महीने में 5,000 रुपये डाल रहा हूँ रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर, तो उसके ऊपर मुझे जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम रिसीव होगी भी। और इन कंपैरिजन टू द सेविंग अकाउंट जनरली हम लोग देख पाते हैं कि भी जो एफडी और आरडी है उसके केस में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कस्टमर्स हैं उनको ऑफर किया जाता है। आफ्टर दैट फ्लोटिंग रेट टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं? तो देखिए फ्लोटिंग रेट टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या है कि जहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट विल बी नॉट फिक्स्ड इन नेचर गाइस, वो जो है वो वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा उसको हम लोग जो है मैप करेंगे विद द एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट गाइस। ठीक है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट क्या होता है? जैसे मान लो कोई रेपो रेट है, अब रेपो रेट में अगर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है किसी भी तरह से चेंज आ रहा है, उसी अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ऑन दीज टर्म डिपॉजिट्स वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वेरी करेगा भी। तो इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं? फ्लोटिंग रेट टर्म डिपॉजिट्स बोल दे रहे हैं। आई होप ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आप लोगों को क्लियर है विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म और टाइम डिपॉजिट। आफ्टर दैट अब अगर इन टर्म डिपॉजिट्स की बात की जाए तो देखिए ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है कस्टमर और बैंक के बीच में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जिस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है कस्टमर और बैंक के बीच में, जहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन रहता है कि भाई अगर कस्टमर इतना अमाउंट डिपॉजिट करता तो उसको जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम जो है प्रोवाइड की जाएगी बाय द बैंक एंड भी। अब क्या ये टर्म डिपॉजिट जो है क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? बिल्कुल भी नहीं भी, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए इसको ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता। भाई एफडी अगर मैंने एक बार एफडी करवा दी, ठीक है, और रोहन के नाम पे अगर एफडी हो जाती है तो उस एफडी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता इन द नेम ऑफ सोहन, सो इट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज़ लिक्विडिटी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सेविंग अकाउंट के केस में हम लोग ज़्यादा जो लिक्विडिटी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। लिक्विडिटी से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई हम लोग अमाउंट को जो है वो जब मर्जी अपनी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए विड्रॉ कर पाते हैं। अब हालांकि ये जो टर्म डिपॉजिट हैं दीज आर नॉट एज लिक्विड एज सेविंग डिपॉजिट, मतलब उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं है, बट हाँ फिर भी आप लोग जो फंड है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो 5 साल के लिए आप लोगों ने जो है टाइम डिपॉजिट में फंड जो है वो डिपॉजिट कर दिया, अब आप लोगों को फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनेंशियल नीड जो है राइज हो गई, आफ्टर 2 ईयर्स आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस टाइम के ऊपर प्री मेच्योर जो आप लोग अपनी एफडी को ब्रेक करेंगे उसके लिए आप लोगों को कुछ पेनल्टी जो है वो बियर करनी पड़ेगी, देन यू कैन ऑल्सो लिक्विडेट। इसीलिए बोला जा रहा है नॉट एज लिक्विड एज सेविंग डिपॉजिट्स। इसके अलावा नेक्स्ट इज इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो जो सेविंग्स अकाउंट है उनसे ज़्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट। जैसे अगर सेविंग अकाउंट में 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है कस्टमर को, तो हम लोग देख पाते हैं कि जो टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट है वहाँ पे 6% से ज़्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा भी। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो मोस्टली डिपेंड करता है कि कितने लंबे पीरियड के लिए इन टर्म या फिर टाइम डिपॉजिट्स के अंदर जो फंड है उसको डिपॉजिट किया जा रहा है, क्योंकि जितने लंबे टाइम के लिए आप लोग फंड डिपॉजिट करते हैं उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर्स अर्न कर पाते हैं इन केस ऑफ दीज टर्म डिपॉजिट्स भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ टर्म डिपॉजिट्स के बारे में। अब देखिए अगर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि जो अमाउंट डिपॉजिट किया जा रहा है इन टर्म डिपॉजिट्स के अंदर वो अमाउंट 15 लाख रुपए से कम है,
तो मिनिमम 7 डेज के लिए जो फंड है उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो फंड का अमाउंट है अगर वो 15 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वहाँ पे जो फंड है दैट नीड टू बी डिपॉजिटेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 15 डेज भी। अब अगर मैक्सिमम पीरियड की बात की जाए तो 120 मंथ्स हम लोगों को जो मैक्सिमम पीरियड रहता है देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट्स। और अगर डिपॉजिट पीरियड 12 महीने से ज़्यादा का है तो बैंक ये एफर्ट करते हैं कि भी मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर जो है डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाए। जैसे मान लो कि भी जो डिपॉजिट पीरियड है वो बोल रहा है कस्टमर कि मुझे 14 महीने के लिए जो है वो फंड को डिपॉजिट करना है इन द टाइम डिपॉजिट, तो बैंक क्या प्रेफर करता है कि भी 14 के बजाय आप लोग 15 महीने में कर लो। 12 महीने से ज़्यादा जो भी टाइम पीरियड है उसको मल्टीपल ऑफ 3, जैसे 12 का 3 का मल्टीपल 12 तो है ये, इसके अलावा बाद क्या आएगा 15, 18, 21, 24, तो इन मल्टीपल्स के अंदर जो है वो प्रेफर किया जाता है बैंक के द्वारा कि भाई कस्टमर का जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट किया जाए अगर डिपॉजिट पीरियड 1 साल से ज़्यादा का हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं टर्म या फिर टाइम डिपॉजिट की ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस को लेकर के कि भाई किस तरह से जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म किए जाएंगे इन केस ऑफ दीज टर्म डिपॉजिट्स। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोगों को टर्म डिपॉजिट ज्वाइंट जो है देखने के लिए मिल रहा है, जैसे मान लो राम, श्याम, मोहन, सोहन 4 लोगों ने जो है वो मिल करके क्या किया, एफडी जो है वो ओपन अप कर ली, ठीक है। 4 लोगों की मिलकर के एफडी ओपन अप हो गई। तो यहाँ पे अब इस ज्वाइंट एफडी के केस में जब सभी अकाउंट होल्डर्स जो है वो अलाइव हैं तो वहाँ पे किस तरह से जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म किए जाएंगे इस टर्म डिपॉजिट के ऊपर, ईदर और सर्वाइवर मोड के अंदर भी। अब क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तो देखिए अगर हम लोगों ने जैसे मान लो इन 4 लोगों ने मिलकर के जो एफडी है वो करवाई 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद कोई भी अकाउंट होल्डर जो है वो पेमेंट ले सकता है इस एफडी के अगेंस्ट जो रिसीव होने वाली है, ठीक है। जो आप लोगों ने एफडी के अंदर फंड डिपॉजिट किया था विद इंटरेस्ट जो आप लोगों को पैसा मिलने वाला है 5 साल, वो कोई भी अकाउंट होल्डर जा करके जो है वो पैसा ले सकता है, ठीक है। अगर प्री मैच्योर पेमेंट करवानी है, प्री मैच्योर पेमेंट का मतलब क्या है कि 5 साल के लिए एफडी करवाई, 2 साल बाद ही आप लोगों ने जो है वो पेमेंट चाहिए आप लोगों को उस एफडी से। सो वहाँ पे कंसेंट चाहिए होगा सभी अकाउंट होल्डर्स का भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी अकाउंट होल्डर्स क्या हैं, अलाइव हैं, ये ध्यान में रखना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट केस क्या है, जब कोई एक अकाउंट होल्डर जो है वो एक्सपायर हो जाता है, जैसे मान लो ये 4 इंडिविजुअल्स हैं, इनमें से जो श्याम है अगर वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में ईदर और सर्वाइवर मोड किस तरह से ऑपरेट करते हैं हम लोग, तो देखिए मैच्योरिटी के ऊपर एनी ऑफ द सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर कैन टेक द पेमेंट। मतलब जैसे श्याम यहाँ पे एक्सपायर हो गया तो राम, मोहन और सोहन तीनों में से जाकर के जो सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स हैं उन तीनों में से जाकर के कोई भी पेमेंट जो रिसीव कर सकता है। बट अगर प्री मैच्योर पेमेंट करवानी है, मतलब 5 साल के लिए एफडी करवाई थी इनमें से, अब जब ये करवाई थी एफडी तब तो ये 4 लोग थे, अब श्याम जो है वो नहीं है, ठीक है, 3 ही लोग हैं, तो उस केस में जो कंसेंट है दैट विल बी रिक्वायर्ड ऑफ द लीगल हेयर और हेयर ऑफ द डिसीज्ड अलोंग विद द सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर। मतलब अब यहाँ पे 5 साल के लिए एफडी हुई थी, 2 साल बाद पैसा निकालना है, श्याम हैज़ बीन एक्सपायर्ड नाउ, तो अब राम, सोहन, मोहन इन तीनों के अलावा जो श्याम के लीगल हेयर हैं उनका लीगल कंसेंट जो है वो हम लोगों को चाहिए होगा भी, अगर हम लोग प्री मैच्योर पेमेंट करना चाहते हैं। आई होप ये ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को क्लियर हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो देखिएगा इस इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए तो हम लोग देख पाते हैं कि भी इंटरेस्ट रेट जिस अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को, उस अकॉर्डिंग हम लोग जो एफडीज़ हैं, पहले एफडीज़ की बात करते हैं, तो एफडीज़ को हम लोग जो है 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहली है क्यूमुलेटिव एफडी, दूसरी हो जाती है सिंपल एफडी। अब क्यूमुलेटिव एफडी के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है वो एक्चुअल में कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है क्वार्टरली दिया जा रहा है और उसको री इन्वेस्ट कर दिया जा रहा है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। हम लोगों को साल के अंदर 4 क्वार्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ठीक है। तो पहले क्वार्टर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको री इन्वेस्ट कर दिया फॉर द सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है उसको री इन्वेस्ट कर दिया फॉर द थर्ड क्वार्टर, और थर्ड क्वार्टर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको री इन्वेस्ट कर दिया फॉर द फोर्थ क्वार्टर। तो जिस वजह से कंपाउंडिंग इफेक्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है हम लोगों को गाइस, ठीक है। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्यूमुलेटिव एफडी बोल देते हैं। दूसरी है सिंपल एफडी, जहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो अगर क्वार्टरली दिया जा रहा है तो हर क्वार्टर का हर क्वार्टर में दे देंगे इंटरेस्ट कस्टमर को, और अगर मंथली दिया जा रहा है तो हर मंथ का जो है हर मंथ के अंदर ही इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, उसको री इन्वेस्ट नहीं करेंगे फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर गाइस, ठीक है। सो दिस इज सिंपल एफडी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्री मैच्योर पेमेंट ऑफ एफडी के बारे में। अब थ्योरेटिकली देखा जाए तो बैंक जो रिफ्यूज कर सकते हैं फॉर द प्री मैच्योर पेमेंट। जैसे मान लो अंकित नाम का एक इंडिविजुअल है, अंकित नाम के इंडिविजुअल ने 5 साल के लिए जो है एफडी करवाई।
अब वो बोल रहा है कि मुझे जो है वो 2 साल बाद जो है वो भाई मुझे जो है पैसा निकालना है अपनी एफडी से, मुझे फाइनेंशियल नीड अराइज होगी है, मुझे मेरा पैसा चाहिए जो मैंने एफडी के थ्रू आपके पास जो था वो डिपॉजिट किया था। बैंक थियोरेटिकली मना कर सकते हैं कि भाई नहीं, ये नहीं हो सकता है, बट प्रैक्टिकली होता क्या है कि बैंक्स जो इंटरेस्ट के ऊपर फिर पेनल्टी लगा देते हैं। जैसे मान लो ये जो एफडी करवाई थी उसके ऊपर 5% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला था अंकित को, तो अब अगर प्री मैच्योर पेमेंट है तो उस केस में 1% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ पेनल्टी लगा दिया काट लिया जाएगा, और 4% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अंकित को प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस इज प्री मैच्योर पेमेंट ऑफ एफडी का केस हम लोगों ने देख लिया। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं टर्म डिपॉजिट्स के केस में टीडीएस के बारे में। तो देखिए गाइस, टीडीएस क्या है? टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब टीडीएस के थ्रू करते क्या है कि जो गवर्नमेंट है, जो आप लोगों का सोर्स ऑफ इनकम है, वहीं उस जिस इनकम से सोर्स जनरेट, मतलब जिस सोर्स से इनकम जनरेट हो रही है उसी सोर्स के थ्रू इनकम मतलब टैक्स को जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। अब ये जो टीडीएस है ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन टर्म या फिर टाइम डिपॉजिट। तो जो भी इंडिविजुअल्स को इंटरेस्ट ऑन होता है इन केस ऑफ टर्म या फिर टाइम डिपॉजिट, मतलब एफडी और आरडी के केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक इंडिविजुअल को रिसीव होता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो हो टीडीएस एप्लीकेबल रहता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी, एज पर सेक्शन 194A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसको 50,000 रुपए से ज़्यादा का अमाउंट जो है वो दिया जा रहा है एज अ इंटरेस्ट, ठीक है, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि उसका जो टीडीएस है वो काटा जाएगा। अगर एक सीनियर सिटीजन है जिसको इंटरेस्ट की फॉर्म में जो इनकम हो रही है दैट इज मोर देन 1 लाख रुपीज़, तो उस सीनियर सिटीजन का जो है वो टीडीएस काटा जाएगा, मतलब टीडीएस एप्लीकेबल होगा उस पर्टिकुलर इनकम के ऊपर जो इंटरेस्ट की फॉर्म में उसको हो रही है यहाँ पे टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट के थ्रू। अब कितना टीडीएस जो डिडक्ट किया जाएगा, तो देखिए 10% टीडीएस विल बी डिडक्टेड इफ द डिपॉजिटर हैज़ अ पैन। पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर। तो अगर डिपॉजिटर के पास में जो पैन कार्ड है तो उस केस में 10% जो टीडीएस है वो काटा जाएगा, और डिपॉजिटर के पास में पैन कार्ड नहीं है, परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, तो उस केस में 20% जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया जाएगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल जिसका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा उस इंडिविजुअल के द्वारा उस टीडीएस की एडजस्टमेंट की जा सकती है ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न गाइस, ठीक है। तो आई होप ये ध्यान रखना है आप लोगों ने कि भाई अगर एक सीनियर सिटीजन जिसकी एज हम लोगों को 60 ईयर्स या फिर इससे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, उसको अगर इंटरेस्ट की फॉर्म में 1,20,000 रुपये इनकम होती है, तो 1,20,000 रुपये जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, उसकी एज 60 साल से ज़्यादा है, तो उस केस में उसका 10% टीडीएस कटेगा अगर उसके पास पैन कार्ड है, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20% टीडीएस जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये ध्यान रखना है अभी आप लोगों को, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट्स हैं, क्या इनके अगेंस्ट जो एडवांस दिया जा सकता है, मतलब लोन वगैरह दिया जा सकता है, क्रेडिट दिया जा सकता है कस्टमर्स को? सो डेफिनेटली अ लोन कैन बी गिवन टू द कस्टमर अगेंस्ट द एफडी। और कितने अमाउंट का लोन दिया जा सकता है? लोन अप टू 80 to 90% वैल्यू ऑफ द एफडी भी। जैसे मान लो अगर 1 लाख रुपए की हम लोगों को जो है वो एफडी देखने के लिए मिल रही है, तो 80 to 90% वैल्यू ऑफ एफडी, इसके 80 to 90% मतलब 80 से 90,000 रुपए तक का जो लोन है इस एफडी के अगेंस्ट जो कस्टमर्स हैं उनको दिया जा सकता है, जिस इंडिविजुअल ने ये एफडी करवा रखी है अभी। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कस्टमर से इन केस ऑफ दिस टर्म या फिर टाइम डिपॉजिट, दैट इज 1 to 2% हायर देन द एफडी। अब ये जो एफडी करवाई, मान लेते हैं कि रमेश के द्वारा जो है वो ये एफडी करवाई जा रही है 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। अब इस एफडी के ऊपर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है दैट इज 8%, ठीक है। तो अब इसने इस 1 लाख की एफडी के अगेंस्ट जो है वो 80,000 रुपए का लोन ले लिया। तो ये जो लोन इसको दिया जाएगा बैंक के द्वारा, इस लोन के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? लगभग 9 से 10% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा ऑन दिस पर्टिकुलर लोन, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि लोन के थ्रू ही जो इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम है वो बैंक को होती है, तो इसलिए इस एफडी के अगेंस्ट भी लोन दिया जा सकता है, बट उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा दैट विल बी 1 or 2% हायर देन द एफडी भी। अब जब भी लोन दिया जाएगा तो वहाँ पे जो कस्टमर है उसको अपनी फिक्स डिपॉजिट रिसीट को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। फिक्स डिपॉजिट रिसीट क्या होती है? जब भी एक कस्टमर के द्वारा, जैसे इस रमेश के द्वारा अगर एफडी करवाई गई है 1 लाख रुपए की, तो उसको एक फिक्स डिपॉजिट रिसीट जो है वो मिली होगी बैंक की तरफ से, उस फिक्स डिपॉजिट रिसीट को जो है वो सबमिट करेगा रमेश, तब भी उसको जो है वो लोन दिया जाएगा अगेंस्ट द एफडी ऑफ दिस ₹1 लाख भी। आफ्टर दैट अगर हम लोग यहाँ पे लोन की ही बात करें, तो अगर ये एफडी जो है वो हम लोगों को सोली माइनर के नाम पे होती हुई देखने के लिए मिल रही है,
माइनर जिनकी एज हम लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलती है लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है, उनके नाम पे अगर ये एफडी हो रखी है, सिर्फ उन्हीं के नाम पे है, ठीक है, तो उस केस में इस एफडी के अगेंस्ट फिर लोन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग आरडी की बात करें तो आरडी के अगेंस्ट भी लोन दिया जा सकता है, बट एटलीस्ट 1 साल हो गया होना चाहिए आरडी को चलते हुए। मतलब अगर रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर जो डिपॉजिट किया जा रहा है कस्टमर के द्वारा, जैसे मान लो रमेश के द्वारा ही अगर रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर, रिकरिंग डिपॉजिट इसने ओपन किया 2025 के अंदर, ठीक है, मान लेते हैं मार्च 2025 के अंदर जो इसने रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर फंड डिपॉजिट करना स्टार्ट किया। अब ये कब एलिजिबल हो जाएगा इस आरडी के अगेंस्ट लोन के लिए, रिकरिंग डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन के लिए? मार्च 2026 के बाद, ठीक है, एटलीस्ट 1 साल जो है वो उस आरडी के अंदर, रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर जो फंड है उसको डिपॉजिट किया गया होना चाहिए इस रमेश के द्वारा, उसके बाद ही इस रिकरिंग डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन दिया जा सकता है अभी। इसके अलावा इट इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड टू प्रोवाइड द लोन अगेंस्ट द एफडी ऑफ अनदर बैंक। जैसे मान लो कि गीता है, गीता के द्वारा जो है वो एफडी करवाई गई है इन द पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर गीता के द्वारा जो है एफडी करवाई गई है। अब ये गीता चली जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कि भाई मुझे जो है वो लोन चाहिए एफडी के अगेंस्ट। एसबीआई बोल रहे हैं, एसबीआई वाले बोल रहे हैं कि भाई कहाँ पे है आपका जो एफडी है वो कहाँ पे है, तो ये बोल रही है पीएनबी में मेरी एफडी है, उसी के अगेंस्ट आप मुझे लोन दे दो। तो दिस इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। भी ध्यान रखना है कि जिस बैंक में आप लोगों ने एफडी करवा रखी है उसी बैंक से आप लोगों को लोन मिल पाएगा अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एफडी गाइस। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिन्यूअल या फिर ओवरड्यू ऑफ द टर्म डिपॉजिट्स के बारे में। तो देखिए एफडी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए करवाई जाती है। एफडी के अंदर जो डिपॉजिट किया जाता है फंड वो एक ड्यूरेशन के लिए डिपॉजिट किया जाता है। अब जैसे मान लो एक इंडिविजुअल ने 4 साल के लिए जो है वो एफडी करवा दी, 4 साल के लिए उसने फंड डिपॉजिट कर दिया, लॉक इन पीरियड हो गया वहाँ पे 4 साल, 4 साल बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, तो उसी को बोल रहे हैं रिन्यूअल ऑफ एफडी भी। तो जनरली जो कस्टमर है उसके द्वारा इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जिस तरह से, उसी अकॉर्डिंग जो एफडी है उसको रिन्यू कर दिया जाता है या फिर टर्म डिपॉजिट को रिन्यू कर दिया जाता है। ऑटो रिन्यूअल का केस भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। जैसे मान लो रोहन के द्वारा 2026 के अंदर जो है वो एफडी करवाई जा रही है 4 साल के लिए, तो 2030 तक हो गई। अब इसने ऑटो रिन्यूअल की इंस्ट्रक्शन दे रखी है। ऑटो रिन्यूअल की इंस्ट्रक्शन देने का मतलब क्या है कि जैसे ही 2030 आएगा तो फिर से 4 साल के लिए जो है वो ये एफडी कर दी जाएगी भी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑटो रिन्यूअल फॉर द सिमिलर पीरियड। 4 साल के लिए पहले हुई थी, जैसे ही मैच्योर होगी इसको ये खुद ही इसको जो है बैंक वालों ने क्या कर देना है, 4 साल के लिए फिर से एफडी के अंदर कन्वर्ट कर देना है गाइस, ठीक है। तो इससे एक तो ओवरड्यू डिपॉजिट होने का खतरा टल गया। अब यहाँ पे दूसरा एडवांटेज क्या है कि जैसे मान लो 2026 के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा था एफडी के ऊपर वो था मान लेते हैं 7%। अब 2030 आते आते जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है वो हो गया है 10% मान लेते हैं। तो 2030 के अंदर जो ये ऑटो रिन्यूअल होगा उस ऑटो रिन्यूअल के बाद इस एफडी के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कस्टमर को दैट विल बी 10%, ठीक है। सो एट अ रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी भी। तो एक तो ये कन्वीनियंट भी है कि कस्टमर को ध्यान नहीं रखना पड़ रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरी एफडी मैच्योर हो जाए, मुझे ध्यान ही नहीं था, मैं कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस गया कि मुझे ध्यान ही मेरे दिमाग से निकल गया कि मेरी एफडी की मैच्योरिटी डेट है, और अगर मैं उस दिन उसको विड्रॉ नहीं करता हूँ अमाउंट को, ठीक है, या फिर रिन्यू नहीं करता हूँ तो ओवरड्यू डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरड्यू डिपॉजिट में कन्वर्ट हो गया तो मुझे डिमांड डिपॉजिट के अकॉर्डिंग फिर इंटरेस्ट मिलेगा। सो एक तो कन्वीनियंस ऑफर की जाती है रिन्यूअल के थ्रू, ठीक है। दूसरा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ऑटो रिन्यूअल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग है एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फर्दर पीरियड के लिए उसको जो है वो रिन्यू कर दिया जाता है। सो दिस इज रिन्यूअल ऑफ एफडी। अब कुछ रीसेंट रूल्स हम लोगों को देखने के लिए मिले हैं इन केस ऑफ ओवरड्यू एफडी। सो 2 जुलाई 2021 के अंदर आरबीआई ने कुछ नोटिफाई किया कि भाई अगर एफडी मैच्योर हो जाती है और वो अनक्लेम्ड रहती है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा विच इज़ लोअर इन बोथ सेविंग और एफडी। जैसे मान लो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि भाई 2020 के अंदर एफडी करवाई गई, ठीक है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%, 2025 तक ही एफडी थी। 2025 में इस एफडी में से कोई अमाउंट विड्रॉ नहीं हुआ, तो जिस वजह से ये जो एफडी थी ये कन्वर्ट हो गई इनटू द ओवरड्यू डिपॉजिट। अब ओवरड्यू डिपॉजिट के केस में हम लोग देखेंगे कि भाई जो अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किया जाएगा। मान लो एफडी के ऊपर 2025 के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 8%, ठीक है, और सेविंग अकाउंट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो चल रहा था 5%। तो दोनों में अब जो कम होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा कस्टमर को इन केस ऑफ दिस ओवरड्यू एफडी गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो भाई ओवरड्यू डिपॉजिट की वजह से एक तो कस्टमर को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है जो भी सेविंग और एफडी के ऊपर उस टाइम चल रहा होगा। अगर उसने टाइम बाउंड मैनर में अगर उसने ऑटो रिन्यूअल करवा दिया होता तो उल्टा होता, उसको पहले 6% मिल रहा था अब 8% मिलता, बट क्योंकि उसने ऑटो रिन्यूअल नहीं करवाया था
वो ओवरड्यू डिपॉजिट में कन्वर्ट हो गई उसकी एफडी, जिस वजह से उसको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दोनों में से किन में से कौन दो, जो एफडी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और जो सेविंग अकाउंट के ऊपर चल रहा है, दोनों में जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया जाएगा फिर कस्टमर को इन केस ऑफ दिस ओवरड्यू एफडी गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के बारे में भी। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर भी इन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। अभी जो हम लोगों ने देखा कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्टिंग के अंदर जो हम लोगों ने देखा सेशन में, वहाँ पे भी जो क्वेश्चन था वो इसी पर्टिकुलर सब टॉपिक से फ्रेम किया गया था। अब देखिए ये जो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H हैं, इनका पर्पज़ क्या है कि भाई बैंक्स को इंटीमेट किया जा सके कि भाई बैंक्स के द्वारा उनका TDS जो है वो नहीं काटा जाना चाहिए कस्टमर्स का, बिकॉज वो इनकम टैक्स ब्रैकेट में फॉल ही नहीं करते हैं गाइज। तो इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर वो इंडिविजुअल फॉल नहीं कर रहे हैं, उनका TDS काट लिया गया है, डिडक्ट कर लिया गया है, बट देयर TDS शुड नॉट बी डिडक्टेड। तो इस चीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म 15G और फॉर्म 15H का भी। अब जो फॉर्म 15G है उसका यूज़ किया जाता है ऐसे इंडिविजुअल्स के द्वारा जिनकी एज हम लोगों को 60 ईयर से कम देखने के लिए मिलती है। फॉर्म 15H का यूज़ किया जाता है ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज हम लोगों को 60 ईयर्स या फिर इससे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा फॉर्म 16A की अगर बात की जाए तो फॉर्म 16A के थ्रू हम लोग देख पाते हैं कि भाई फॉर्म 16A बैंक शोज द TDS बाय बैंक्स, शोइंग ऑफ TDS कि भाई बैंक्स के द्वारा ये शो किया जाता है कि भाई TDS जो दैट हैज़ बिन डिडक्टेड गाइज। आफ्टर दैट जो TDS है वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे करना है, बिकॉज टैक्स की पेमेंट तो गवर्नमेंट को होती है। सो TDS विल बी पेड टू द गवर्नमेंट बाय दीज रिस्पेक्टिव बैंक्स, ठीक है, बाय द 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। हर महीने की जो 7 तारीख है उस तक जो है वो TDS पे कर दिया जाएगा। मार्च में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 30 अप्रैल तक जो एक्सटेंशन है वो दी जाती है अभी फॉर पेइंग द TDS टू द गवर्नमेंट गाइस। तो ये है फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रेकरिंग डिपॉजिट्स के बारे में। अब देखिए रेकरिंग डिपॉजिट्स की अगर बात की जाए तो दीज हेल्प द कस्टमर विद द रेगुलर इनकम। अब ऐसे इंडिविजुअल जिनको एक रेगुलर फॉर्म में इनकम आ रही है, चाहे वो सैलरी के थ्रू है, चाहे मतलब वो जॉब सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे वो कहीं पे जो है वो सैलरीड इंडिविजुअल है, तो एक रेगुलर इनकम जहाँ पे आ रही है उनको हेल्प करता है रेकरिंग डिपॉजिट टू अर्न अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट गाइस, ठीक है। सो इट सेव्स फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ। आप लोग जो सेव कर रहे हैं रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर हर महीने 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 3,000 रुपये, डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है रेकरिंग डिपॉजिट के केस में वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो FD के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग प्री मैच्योर पेमेंट की बात करें तो भाई प्री मैच्योर पेमेंट क्या फिजिबल है इस रेकरिंग डिपॉजिट के केस में? जैसे मान लो आप लोगों ने 3 साल के लिए जो है RD चला दी कि भाई 3 साल के लिए मेरा रेकरिंग डिपॉजिट चला दो, हर महीने में जो है 5-5 हज़ार रुपये दूंगा। अब आप लोग 3 साल से पहले 2 साल में ही आप लोग जो अमाउंट डिपॉजिट किया है उसको जो है वो विड्रॉ करना चाहते हैं, तो प्री मैच्योर पेमेंट इज फिजिबल। सेम कंडीशंस अप्लाई होंगी जो हम लोगों ने FD के केस में देखी गाइस। आफ्टर दैट ये जो रेकरिंग डिपॉजिट है ये इंडिविजुअल्स के द्वारा खोला जा सकता है इन देयर ओन नेम। जैसे एक इंडिविजुअल है उसका नाम है रमेश, तो रमेश अपने नाम के ऊपर भी रेकरिंग डिपॉजिट ओपन अप कर सकता है। रमेश अपने नाम पे और अपनी वाइफ गीता के नाम पे भी जो है वो जॉइंटली रेकरिंग डिपॉजिट को ओपन अप कर सकता है। साथ में इनका एक बेटा है, ठीक है, जिसका नाम है सुनील। तो रमेश, गीता और सुनील मिल करके भी रेकरिंग डिपॉजिट को ओपन अप कर सकते हैं, और माइनर और एज 10 ईयर्स एंड अबव। बट ये जो सुनील है जो इनका बेटा है इसकी एज जो है वो 10 साल या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए गाइस, ठीक है। सो दिस इज आवर रेकरिंग डिपॉजिट्स कैन बी ओपन, और हम लोगों ने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली रिगार्डिंग द रेकरिंग डिपॉजिट्स भी। आफ्टर दैट रेकरिंग डिपॉजिट्स के केस में हम लोगों को जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट है वो क्या देखने के लिए मिलते हैं, किस तरह से ऑपरेशंस जो है परफॉर्म किए जाएंगे इन केस ऑफ दीज रेकरिंग डिपॉजिट्स। तो देखिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन बाय द कस्टमर। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि भाई ऑटो डेबिट, जैसे मान लो एक इंडिविजुअल है, रमेश नाम के इंडिविजुअल है, रमेश नाम के इंडिविजुअल के द्वारा बोला जा रहा है कि भाई हर महीने मेरे अकाउंट से जो है वो 5,000 रुपये आप लोगों ने डेबिट कर देना है। बैंक को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी, एंड इट नीड टू बी डिपॉजिटेड इनटू द रेकरिंग डिपॉजिट जो उसी बैंक में है, ठीक है। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन। डिपॉजिटर शुड मेंटेन द सफिशिएंट बैलेंस। अब इस रमेश को ये इंश्योर करना है कि भाई उसके सेविंग अकाउंट के अंदर
जो 5,000 रुपये उसने आरडी के अंदर देने, वो होने भी चाहिए अकाउंट में 5,000 रुपये। ऐसा नहीं है कि हर महीने 5,000 की आरडी करवा दी और अकाउंट में बच रहा है सारा ही आपका 2,000 रुपये या फिर 500 रुपये। सो डिपॉजिटर शुड मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस सो दैट जो इस आरडी के अगेंस्ट पेमेंट है वो की जा सके भी। आफ्टर दैट नो एक्स्ट्रा बेनिफिट इन केस ऑफ एडवांस्ड इंस्टॉलमेंट्स। अब मान लो कि आप लोगों ने 3 साल के लिए एफडी करवाई, 3 साल के लिए एफडी करवाई, आपने बोला हर महीने में 5,000 रुपये दूंगा, बट आपने क्या किया कि भाई 3 महीनों के पैसे इकट्ठे दे दिए, 15,000 रुपये इकट्ठे दे दिए आप लोगों ने। तो उस केस में कोई भी आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो पेनल्टी है दैट विल बी ऑन द इंटरेस्ट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। बट जैसे मान लो आप लोगों ने जनवरी के अंदर, 1 सेकेंड, जैसे मान लो आप लोगों ने जनवरी के अंदर पेमेंट की 5,000 रुपये, फरवरी के अंदर पेमेंट कर दी 5,000 रुपये, मार्च में आप लोगों ने पेमेंट नहीं की इस आरडी के अगेंस्ट, तो आप लोगों से यहाँ पे फिर पेनल्टी लगाई जाएगी इन केस ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अगर आरडी के ऊपर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना था तो आप लोगों को अब कितना मिलेगा, 7% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 1% जो पेनल्टी लगा दी जाएगी अगर आप लोग जो है वो किसी भी तरह की पेमेंट को मिस करते हैं इन केस ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट। बट हाँ, अगर आप लोग एडवांस में पेमेंट कर लेंगे, जैसे फरवरी की पेमेंट जनवरी में कर दी, तो आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है यहाँ पे। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के बारे में भी। तो देखिए अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हम लोग उन डिपॉजिट्स को बोल देंगे विच आर नॉट गेटिंग ऑपरेटेड फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 साल से जिन डिपॉजिट्स के ऊपर कोई भी जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं किया गया है, तो उन डिपॉजिट्स को फिर हम लोग क्या बोल देंगे, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स बोल देंगे भी। अब जो भी पैसा इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के अंदर होगा, दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड बाय द बैंक टू द डीईए फंड गाइस। सो दिस डीईए फंड इज मेंटेन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड है, तो यहाँ पे जो है वो फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर पिछले 10 साल से आप लोगों ने डिपॉजिट्स के अंदर जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, मतलब ना आप लोगों ने फंड डिपॉजिट किया ना ही विड्रॉ किया, कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया आप लोगों ने। आफ्टर दैट ये जो डीए फंड के अंदर पैसा जाएगा, इसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स रहेंगी दैट विल बी अवेलेबल ऑन द बैंक वेबसाइट विद आइडेंटिफाइएबल डिटेल्स फॉर नॉमिनी और लीगल हेयर्स। तो जो बैंक की वेबसाइट है उसके ऊपर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि भाई जो आइडेंटिफाइएबल डिटेल्स हैं कि भाई जो पैसा इन टाइम डिपॉजिट्स का था उनके रिगार्डिंग जो सारी डिटेल है रिगार्डिंग देयर लीगल हेयर्स, कौन कौन जो है वो इस पर्टिकुलर अकाउंट के लीगल हेयर्स हैं, वो सारा डाटा बैंक की वेबसाइट पे जो है देखने के लिए मिलेगा। जो भी अकाउंट हम लोगों को जो है वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट देखने के लिए मिलेंगे, जिनका पैसा ट्रांसफर करके कहाँ डाल दिया जाएगा, डीए फंड के अंदर जाएगा। मतलब जो डीए फंड की सारी इन्फॉर्मेशन है वो बैंक की वेबसाइट के ऊपर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर जो टाइम डिपॉजिट्स के लीगल हेयर्स हैं, ठीक है, जो नॉमिनीज हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को बैंक की वेबसाइट पे ही देखने के लिए मिल जाएगी भाई। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सो क्वेश्चन इज consider the following statements regarding time deposit and related tax forms B. The primary purpose of submitting form 15G or form 15H is to inform the bank not to deduct TDS if individual's income is within the income tax bracket limits. Second statement क्या बोल रही है, form 15H is typically used by the individuals who are less than 60 years of age. Form 16A is the document provided by the bank that details the tax deducted at source. Statement 4 क्या बोल रही है, TDS deducted by the banks for the month of March must be paid to the government by the 30th April. So which of the above statements are correct here? Your options are statement 1, 2 and 3 are correct. Statement 1, 3 and 4 are correct. Statement 2 and 4 are correct. All statements are correct. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 4 are correct. अब देखिए पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो प्राइमरी पर्पस है सबमिट करने का फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को, दैट इज टू इन्फॉर्म द बैंक कि भाई उनका TDS जो नहीं काटा जाना चाहिए, टैक्स डिडक्टेड सोर्स जो नहीं काटा जाना चाहिए अगर जो इंडिविजुअल है उसकी इनकम टैक्स ब्रैकेट की लिमिट के अंदर नहीं फॉल होती है। मतलब हम लोग जानते हैं ना कि भाई एक पर्टिकुलर लिमिट तक की जो इनकम है दैट इज अ टैक्स फ्री इन नेचर, ठीक है। तो उस केस में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के थ्रू ये जो है वो इन्फॉर्म किया जाएगा बैंक को कि भाई देयर TDS शुड नॉट बी डिडक्टेड भी। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। फॉर्म 15H इज टिपिकली यूज्ड बाय द इंडिविजुअल हु आर लेस देन 60 ईयर्स, नहीं भाई, हु आर मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज। लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज वालों के द्वारा फॉर्म 15G का यूज किया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, फॉर्म 16A इज द डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइडेड बाय द बैंक दैट डिटेल्स द टैक्स, बिल्कुल, जिसके अंदर डिटेलिंग रहेगी भाई जो टैक्स डिडक्ट किया गया है, TDS डिडक्ट किया गया उसके बारे में सारी कंप्लीट डिटेल जो है देखने के लिए मिलेगी हम लोगों को फॉर्म 16A के अंदर भी।
नेक्स्ट इज जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है बैंक के द्वारा वो गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है, और मार्च के केस में 30 अप्रैल तक जो है गवर्नमेंट को सबमिट किया जा सकता है दैट टीडीएस बाय द बैंक गाइस। सो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट इज मिस्टर गुप्ता वांट टू टेक अ लोन बाय प्लेजिंग अ फिक्स्ड डिपॉजिट वर्थ ₹5 lakh. This FD was opened by her for her 10-year-old son, Master Arjun Gupta, and is solely in the minor's name. What should be the bank course of action in this case? Your options are: sanction the loan immediately as the mother is the guardian, sanction the loan for 50% of the value as it involves a minor, the loan should not be considered as it is against an FD solely in the name of minor. Option D is convert the minor's FD to an adult FD first and then sanction the loan. तो अब ये केस स्टडी बेस्ड एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी कि भी जो लोन है दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि जो एफडी सोली इन द नेम ऑफ माइनर है उसके अगेंस्ट जो लोन है वो नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि भी इन्होंने एक एफडी जो है वो ओपन अप कर रखी है जिसके अगेंस्ट ये लोन लेना चाह रहे हैं, और जो एफडी है वो उनके द्वारा ओपन की गई है मिसेस गुप्ता के द्वारा फॉर हर 10-year-old सन मास्टर अर्जुन गुप्ता एंड इज सोली इन द नेम ऑफ माइनर्स नेम। तो अर्जुन गुप्ता के नाम पे ही वो सोली जो एफडी है वो की गई है और वो 10 साल के हैं, ठीक है, तो वो अभी माइनर हैं भी, तो उस केस में द लोन शुड नॉट बी कंसिडर्ड। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट इज मिस्टर ए जिनकी एज 45 ईयर्स है हैज़ अर्नड 60,000 एज इंटरेस्ट ऑन हिज टर्म डिपॉजिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। He has submitted his pen to the bank. Mr. B जिनकी एज 68 years है has earned 95,000 as interest on her term deposits. She has not submitted her PAN card. Mr. C जिनकी एज है 72 years has earned 1,20,000 as interest on his term deposit and has submitted his PAN card. So based on the provision of the section 194A of the Income Tax Act 1961, which of the following statement is correct regarding TDS applicability and rates भी? तो TDS की applicability किस तरह से TDS जो अप्लाई किया था और किस रेट के ऊपर जो TDS है वो अप्लाई किया जाता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया एक केस स्टडी की फॉर्म में भी। सो योर ऑप्शंस आर TDS विल बी डिडक्टेड फॉर मिस्टर ए एट 10%, for Mr. B, Mrs. B at 20% and for Mr. C at 10%. ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? TDS will not be deducted for Mr. A and will be deducted for Mrs. B at 20% and for Mr. C at 10%. ऑप्शन सी क्या बोल रही है? TDS will not be deducted for Mr. A and Mr. B but will be deducted for Mr. C at 10%. TDS will not be deducted at for all three at the 10%। तो तीनों के लिए जो TDS है वो 10% के ऊपर जो डिडक्ट किया जाएगा। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो TDS विल बी डिडक्टेड फॉर मिस्टर ए एट 10%, ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा जो पैन कार्ड सबमिट कर दिया गया है, ठीक है, इनकी एज हम लोगों को जो है वो देखने के लिए मिल रही है 10%, ठीक है। आफ्टर दैट फॉर मिसिज बी एट 20%। क्यों 20%? बिकॉज उनके द्वारा जो है वो पैन कार्ड सबमिट नहीं किया गया है। मिस्टर सी के लिए जो मिस्टर सी हैं, मिस्टर सी उनके द्वारा भी पैन कार्ड जो सबमिट कर दिया गया तो 10% ही जो हो TDS उनका भी काटा जाएगा अभी। सो अगर आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो इस तरह के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को अप्रोच करना आप लोगों के लिए ईजी हो जाता है अभी। After that, next question is with reference to the operational guidelines governing either or survivor term deposit accounts, examine the following statements. Your statements are: during the lifetime of all account holders, the maturity proceeds of the deposit can be paid to any one of the holder. If all account holders are alive, a request for premature withdrawal can be executed on the basis of signature of any one holder. Upon the death of one account holder, the surviving holders are entitled to receive the maturity amount. In case of death of one account holder, premature withdrawal of the deposit requires the joint consent of surviving holder and the legal heir of the deceased be. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 3 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 B. So what should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 4 only. तो देखिए पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ऑल अकाउंट होल्डर्स। अब यहाँ पे टर्म डिपॉजिट जब हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ज्वाइंट फॉर्म के अंदर जो ओपन अप किया गया है, ज्वाइंट टर्म डिपॉजिट ओपन अप किया गया है, तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ऑल अकाउंट होल्डर्स द मेच्योरिटी प्रोसीड ऑफ द डिपॉजिट कैन बी पे टू एनी वन ऑफ द अकाउंट होल्डर। अगर सारे अकाउंट होल्डर्स जो है वो अलाइव हैं तो किसी को भी जो अमाउंट है वो पे किया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? इफ ऑल अकाउंट होल्डर्स आर अलाइव, अ रिक्वेस्ट फॉर द प्री मैच्योर विड्रॉल कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्नेचर ऑफ एनी वन होल्डर। नहीं भी,
अगर सारे अलाइव हैं तो सभी की वहाँ पे जो है कंसेंट चाहिए होगा हम लोगों को, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अपॉन द डेथ ऑफ वन अकाउंट होल्डर द सर्वाइविंग होल्डर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द मैच्योरिटी अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। तो अगर डेथ हो जाती है किसी एक अकाउंट होल्डर की, तो जो जिंदा हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं, उनको वो एंटाइटल्ड हो जाते हैं उस मैच्योरिटी अमाउंट को रिसीव करने की। इन द डेथ ऑफ एनी वन ऑफ द अकाउंट होल्डर, प्री मैच्योर अगर विड्रॉल करना है डिपॉजिट से, तो उस केस में ज्वाइंट कंसेंट चाहिए होगा सर्वाइविंग होल्डर्स का, और जो एक्सपायर हुआ, जो जिनकी डेथ हुई उनके लीगल हेयर का भी, तो ज्वाइंट कंसेंट विल बी रिक्वायर्ड। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हेयर भाई। After that, with reference to the term deposits and their interest payment structure, consider the following statements. Your statements are: in cumulative fixed deposit, interest is compounded as it is paid quarterly and reinvested. In simple fixed deposits, interest is paid out periodically, such as every quarter or month. In a cumulative fixed deposit, interest is paid out every month to the depositor. In a simple fixed deposit, interest is reinvested automatically every quarter. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 3 and 4 only भी. So what should be the right answer? The right answer will be option number A, that is 1 and 2 only. अब देखिए पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है, ना क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडिंग उसके अंदर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हर एक क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है इट इज पेड क्वार्टरली एंड री इन्वेस्टेड। सिंपल जो हमारी एफडी है उसके अंदर जो इंटरेस्ट है दैट इज पेड आउट पीरियोडिकली सच एज एवरी क्वार्टर और मंथ, मतलब यहाँ पे हर महीने या फिर हर क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है वो दे दिया जाएगा उसी महीने या फिर उसी रिस्पेक्टिव क्वार्टर के अंदर, सिंपल एफडी के केस में। जबकि क्यूमुलेटिव एफडी में क्या होता है कि जो एक क्वार्टर का इंटरेस्ट है उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर भी। इन अ क्यूमुलेटिव, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स तो ये सही है। थर्ड क्या बोल रही है, इन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इज पेड आउट एवरी क्वार्टर टू द डिपॉजिटर, नहीं भी हर क्वार्टर में जो डिपॉजिट मतलब डिपॉजिटर को जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं किया जाता है, अदर उस इंटरेस्ट को जो री इन्वेस्ट कर दिया जाता है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। फोर्थ स्टेटमेंट गलत क्यों है, इन द सिंपल फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इज री इन्वेस्टेड ऑटोमेटिकली एवरी क्वार्टर, नहीं भी, ये यहाँ पे एक्चुअल में क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स की बात की जा रही है। सो इसलिए हमारी पहली दो स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने आज टाइम डिपॉजिट्स या फिर टर्म डिपॉजिट्स के बारे में बात कर ली। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम, तो आप लोग एडुटैब की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा, जहां जाते ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप लोग जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज जो हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जीआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में, जिसके अंदर जीआईबी एग्जाम के जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनकी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि लगभग 15 से 20 मिनट की रहती हैं भी। इसके अलावा आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी एग्जाम से ठीक पहले। अलॉन्ग विद दिस आप लोगों को रिवीजन पर्पज़ के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को सही से प्रैक्टिस कर पाएँ इसके लिए आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर जीआईबी प्रिपरेशन, अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने इस जीआईबी एग्जाम के लिए भी। बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई मुझे इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, तो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे INDFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आप लोग जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट को भी कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर पाएंगे भी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि भाई आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे आप लोगों को 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे चारों कंपोनेंट्स के लिए। रिवीजन पर्पज़ के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोग कंटेंट की प्रैक्टिस कर पाएँ इसके लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन ऑल्सो एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं भी। इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, तो आप लोगों को अब सिर्फ अपनी इवैल्यूएशन करनी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज राइट फ्रॉम मई 2023 टू नवंबर 2025, इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन ऑल्सो एनरोल इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। तो आप लोग इन तीनों कोर्सेज में से किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर द जीआईबी प्रिपरेशन भी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।